हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर। आप तो मुझे जानते ही हैं। और इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर टिश्यूज, चैप्टर 6 है एनसीईआरटी बुक में। और इसका हम वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं, मतलब कि ये पूरा जो वीडियो है, इस पूरे वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, कोई हम कंजूसी नहीं करेंगे कि हमने आधा टॉपिक छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सब चीज़ें पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिश्यूज क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही है। डिटेल लेक्चर आपने देखा होगा तो पता होगा, नहीं भी देखा होगा तब भी हमको पता होता है कि टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो क्या कोई सी भी सेल्स का ग्रुप बना के हम टिश्यूज बोल देते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। ऐसे सेल्स, ठीक है, कैसे सेल्स? टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर। ओके, ऐसी सेल्स जो जिनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है और जो एक टाइप का फंक्शन कर रही हैं या वो फंक्शन साथ में कर रही हैं, और ऐसे सेल के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। ओके, अब से आप टिश्यूज को ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? जो टिश्यूज होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स तो होते हैं, बट किस टाइप के सेल्स होते हैं? जो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिमिलर होता है, और वो फंक्शन साथ में करती हैं, एक साथ परफॉर्म करती हैं, ताकि अच्छे से इफिशिएंटली काम हो सके। ओके, तो ये हो गया टिश्यू। और यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई है। क्या है ये मैं बता देती हूँ कि सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू के ग्रुप्स जो हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और अलग ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम। ओके, क्या बनाते हैं? सिस्टम। देन अलग अलग सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। ओके, अब हमें ये देखना है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू? क्या एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो क्या एक ही तरह के टिश्यू से बने हुए हैं? ये कैसे पॉसिबल है जब उनका स्ट्रक्चर ही अलग है? प्लांट्स का स्ट्रक्चर आप देखो एकदम अलग है, प्लांट्स का फंक्शन देखो तो आप एकदम अलग है। वहीं जो एनिमल्स हैं उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनके फंक्शंस अलग है, तो उनके टिश्यूज कैसे सेम हो सकते हैं? टिश्यूज भी अलग होंगे। ओके, तो सबसे पहली बात क्या होती है? टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटेड टुवर्ड्स स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स। टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटेड टुवर्ड्स मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स। क्या लिखा है यहाँ पे? प्लांट्स क्या है? इमोबाइल रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। स्टेशनरी मतलब कि वो एक ही जगह पर है, ठीक है, मूवमेंट तो शो नहीं करते। कि आप ये देखो कि आज आपने आम का पेड़ यहाँ लगाया तो 2 दिन बाद आम का पेड़ चला जाएगा दूसरी साइड पे, ऐसा तो नहीं होगा। आम का पेड़ आपने जहां लगाया है वो पेड़ वहीं रहेगा, उसके पैर नहीं है कि वो चल के चला जाए, है ना। और वहीं जो एनिमल्स होते हैं वो मोबिलिटी शो करते हैं। वो अपने शेल्टर के लिए, फूड के लिए, प्रे के लिए, सब के लिए वो क्या करते हैं? घूमते फिरते रहते हैं। वो एक जगह नहीं बैठ सकते, ठीक है। एक जगह बैठ जाएंगे तो खाना थोड़ी उनके पास चल के आएगा कि बकरी जाएगी और जाके शेर के मुंह पर चली जाएगी, ले तू खा ले मेरे को, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए एनिमल्स जो हैं वो मोबिलिटी शो करते हैं और प्लांट्स जो है वो मोबिलिटी शो नहीं करते। अब बोलोगे मैम प्लांट्स को फूड तो हमें पता ही है कि क्या वो अपना इतने केपेबल हैं वो कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं उसको, पता ही होगा आपको। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल होता है। जो प्लांट्स का स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एकदम ही सिंपल होता है, बट एनिमल्स का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब प्लांट्स के पास क्या? दिल है, हार्ट तो है नहीं। ब्लड है? नहीं है, ठीक है। उनके पास ऐसा कोई ब्रेन भी नहीं है जो कोऑर्डिनेट करे, कंट्रोल करे। और वहीं एनिमल्स के पास ना हर एक चीज़ के लिए सिस्टम है प्रॉपर। ओके, हर एक चीज़ के लिए ऑर्गन है। जैसे कि हार्ट है जो ब्लड को पंप कर रहा है, और अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो ये बात हो गई किसकी? कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंपल की। तो जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं? उनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है कि ये स्टेम है, ये रूट्स है, और ये रूट्स हैं, और ये लीव्स हैं। बर्ड से लीव्स वगैरह बनती है, शूट सिस्टम बनता है, और शूट सिस्टम में हमें हार्मोन्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं XYZ वो सारी टिश्यूज़ वगैरह हमें मिलते हैं, ठीक है, टिप में। तो ये क्या है? सिंपल, एकदम सिंपल। और यहाँ पे तो हमें हर एक ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। Many of the tissues are dead
फॉर एग्जाम्पल कॉफ। अब प्लांट्स के टिश्यूज जो है ज़्यादातर उनकी जो सेल्स है वो कैसे रहते हैं, डेड सेल से बने हुए होते हैं। ओके, क्यों डेड सेल से बने हुए थे, एक तो डेड सेल्स को ना मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो डेड हैं, खुश हैं, वो उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। और प्लांट्स जो इतने रिजिड होते हैं कि इतने आंधी तूफान में भी वो एकदम क्या हिलते डुलते नहीं है, गिरते गारते नहीं है। अब वो अलग बात है कि जब बहुत ज़्यादा पानी बारिश हो जाता है तब एक आध पेड़ गिरता है, ऐसा तो नहीं कि लाइन से सारे पेड़ रुक जाएंगे, है ना, एक आध पेड़ बेचारा गिर जाता है, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या ज़रूरी है, डेड सेल्स होना ज़रूरी है, और ताकि कोई भी ईजिली इन्वेड ना कर सके, अंदर ना जाए प्लांट बॉडी के लिए, इसलिए ये डेड सेल से बने हुए होते हैं। अब एनिमल्स की जो सेल्स हैं वो किससे बनी होती हैं, वो लिविंग सेल्स ज़्यादा होती है, क्योंकि हमको पता है हम चलते फिरते रहते हैं, चोट लग जाती है, वी आर सो क्लमजी, है ना, हम लोग कितने क्लमजी होते हैं, हमें ब्रूसेस दिखते हैं, लाल कहीं पे खून जम जाता है, तो क्यों हो जाता है ये, हमारे सेल्स लिविंग है, हमारे जितने भी हमको ग्रोथ दिखाना है, रिपेयरमेंट दिखाना है, जो सेल खराब हो चुकी है उनको रिप्लेस भी तो करना है, या उनको रिपेयर करेंगे या फिर रिप्लेस करेंगे। ओके, तो इसलिए हमारे सेल्स लिविंग है, और लिविंग होने के कारण वो सेल डिवीजन शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ इज कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज। अब प्लांट्स की ग्रोथ जो है ना वो एक सर्टेन एरिया पे ही कन्फाइंड है, जैसे कि शूट ऑफ द टिप, क्या शूट टिप पे और रूट की टिप पे, है ना, तो शूट एलोंगेशन होगा, रूट एलोंगेशन होगा, जहाँ जहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वहाँ वहाँ पे ही सिर्फ प्लांट्स जो है वो ग्रोथ दिखाते हैं। ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड टू एरियाज। एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं होता है कि अब इसके सिर्फ हाथ में ही प्रेजेंट है तो हाथ ही लंबे हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हमारा पूरा बॉडी जो है वो सब की सब क्या करता है, ग्रोथ दिखाता है, डेवलपमेंट शो करता है ना, हमारी हाइट लंबी होती जाती है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे से जो अंगूठे के टिप है, ठीक है, जो पैर के अंगूठे हैं उसके टिप है, वहीं पे कौन से कुछ एक्टिव सेल्स प्रेजेंट होंगे, या फिर हमारे हेड पे ही सिर्फ एक्टिव सेल्स प्रेजेंट होंगे जो हमारे इलोंगेशन के लिए हेल्प करेंगे, हमारी हाइट बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे, जो प्लांट्स के कर रहे थे। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारे लिम्स बढ़ रहे हैं, हमारा पूरा ट्रंक बढ़ रहा है, हमारी पूरी बॉडी बढ़ रही है, तो ये क्या होता है, जो ग्रोथ है वो किसी एक सर्टेन एरिया में लिमिटेड नहीं है। लेस मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायर्ड, इनको लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत है, लेस एनर्जी की ज़रूरत है, और वहीं जो है एनिमल्स उनको ज़्यादा मेंटेनेंस और एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि चल फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, इतना सारा काम वो कर रहे हैं, तो उनको एनर्जी तो चाहिए, है ना। प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ, प्लांट्स जो हैं वो पूरी ज़िंदगी क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी स्टेज एनिमल्स डू नॉट शो फर्दर ग्रोथ। अब क्या होता है कि अभी तो हाइट बढ़ रही है, ठीक है, बट एक टाइम आएगा, आप देखते हो कि आपके मम्मी पापा जो है उन्होंने एक सर्टेन हाइट जो है उन्होंने एक्वायर्ड कर ली है, अब क्या उनकी हाइट बढ़ती हुई दिखेगी क्या, अगर ऐसा होता तो कितने लंबे होते, हमारे दादा दादी तो और लंबे होते हैं, बट ऐसा तो है नहीं। तो ग्रोथ जो है ना एक टाइम के बाद रुक जाती है, हाइट जो है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, किन में, एनिमल्स में। तो ये बात हो गई प्लांट्स और एनिमल्स टिश्यू की, कि वो लोग कैसे एक दूसरे से अलग हैं, उनके टिश्यूज, उनका स्ट्रक्चर कैसे अलग है और क्यों अलग है, ठीक है, ये हमने बात करी। अब बारी आती है प्लांट टिश्यूज की। बहुत ही इजी है, नहीं समझ में आया तो अभी हम समझ लेंगे, बहुत इजी है, टेंशन की बात नहीं है, पता है एग्जाम आने वाले हैं, बट कोई बात नहीं, डर के आगे ही तो जीत है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लांट्स टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को ग्रोथ टिश्यूज भी बोला जाता है। जिस भी एरिया में हमने ये देखा था कि प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होती है ना, तो वो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे प्लांट्स वहीं पे ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को ग्रोथ टिश्यूज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रोथ टिश्यूज। ओके, इनके सेल्स जो होते हैं ना वो एक्टिव सेल्स होते हैं,
क्या होते हैं, एक्टिव सेल्स होते हैं, सेल डिवीजन शो करते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। अभी हम थोड़ी देर में इसको डिटेल में देखेंगे, अभी हम बस देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, उनके सब टाइप्स क्या है, वो सब चीज़ें। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है ना, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने होते हैं। ऐसे सेल्स, अब जो उन्होंने एक पर्टिकुलर शेप साइज ले लिया है कि अब मेरा यही शेप रहेगा, मेरा यही साइज रहेगा, अब मुझे ये काम पसंद आ गया, इसके अलावा मैं और कोई काम नहीं करूंगा, मुझसे और कोई काम मत बोलना, ठीक है। तो वो कौन से हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज। कौन से होते हैं वो, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रहते हैं जो अपनी कैपेबिलिटी सेल डिवीजन की लूज कर देते हैं और एक शेप साइज उनका हो जाता है, उनका फंक्शन डिसाइड हो जाता है। अब वो बोलते हैं मुझसे इतना सारा काम नहीं होगा, मेरे से ये अच्छे से होता है तो मैं यही करूँगा, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सेल परमानेंट टिश्यू में, और इनकी क्या है, ये डिवीजन नहीं शो करते हैं। अभी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है ना, नाम से समझ में आ रहा है सिंपल है तो कुछ सिंपल चीज़ें होंगी। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी तो आती ही आती है, अब क्या करें, सिंपल के बिना कॉम्प्लेक्स का जीवन अधूरा है। ओके, तो क्या है, सिंपल में 3 टाइप की होती है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का नाम सिंपल क्यों है, क्योंकि ये जो टिश्यू है ना, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये एक ही टाइप के सेल से बनी हुई है। क्या, एक ही टाइप की सेल से बनी हुई है। ओके, और जो कॉम्प्लेक्स है इनमें अलग अलग सेल्स हमें देखने को मिलेगा। ये जो जाइलम है ये क्या है, टिश्यू है। फ्लोएम क्या है, टिश्यू है। हमें टिश्यू पता ही है कि सेल से मिलके बनी होती है, सेल ग्रुप ऑफ सेल से। जाइलम में अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, फ्लोएम में अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, ठीक है। उनसे बनी हुई ये, इसलिए इनका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। वहीं जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो एक ही टाइप के सेल से बनी हुई है। जो पेरेन्काइमा के सेल्स होंगे वो एक ही टाइप के होंगे, सेम सेल्स होंगे। कोलेनकाइमा के सेम होंगे, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोलेनकाइमा में पेरेन्काइमा आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोलेनकाइमा में कोलेनकाइमा सेल्स ही रहेंगे, कोलेनकाइमेटस सेल्स ही रहेंगे, और स्क्लेरेन्काइमा में स्क्लेरेन्काइमा ही रहेंगे। एक ही टाइप की सेल्स से बनी हुई है, इसलिए सिंपल है। कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टाइप की सेल्स हमें देखने को मिलेगी जो थोड़ा डिफरेंट फंक्शन करती हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। The tissues in which cells always keep dividing, giving rise to new cells are called meristematic tissues. Meristematic tissues के जो cells हैं वो क्या होते हैं, active cells होते हैं, वो cell division show करते हैं, ठीक है। Cell division से क्या होगा, new cell form होंगे, ये हमने हमारे किसमें, fundamental unit of life में देखा है, ओके। These tissues are responsible for the growth of plants. Meristematic tissues को हम growth tissues भी बोलते हैं, क्योंकि ये plants में जिधर भी present होते हैं, जिस भी region में present होते हैं, वहाँ पे plant उस particular area से plant जो है वो development और growth show करेगा, ओके। तो यही tissues जो हैं वो plants के growth के लिए भी क्या है, responsible है। Cells forming these tissues are very active, have dense cytoplasm. अब सेल्स जो हैं, इन टिश्यूज की जो सेल्स हैं वो कैसी है, वेरी एक्टिव है, क्योंकि सेल डिवीजन करना है, और इनका साइटोप्लाज्म कैसे होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो हमने हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में देखा है, वो ऑर्गेनेल्स एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ठीक है। उनके बीच में स्पेसेस नहीं होता, इसलिए साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस है। थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियर। जो सेल वॉल्स हैं वो सेलुलोज से बनी हुई हैं, और कैसी हैं, थिन है, पतली हैं, और न्यूक्लियर प्रोमिनेंट है। दे लैक वैक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते, इसलिए नहीं होते क्योंकि वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज का, है ना। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं ये इनके पास एक्टिव सेल्स हैं, सेल डिवीजन कर रहे हैं, तो इनको एज सच स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती है, इनको न्यूट्रिएंट्स की तुरंत ज़रूरत होती है, तो इसलिए इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एकदम टिप पे, टिप ऑफ द शूट पे, और रूट्स की टिप पे, ठीक है, रूट्स के टिप पे प्रेजेंट होते हैं।
It is present at growing tips of stems and roots. Okay, thus helpful in increasing the length of the stems and the roots. ये कहाँ present है? ये tips पे present है, stem की root के tips पे present है, और इसलिए stem का जो elongation हो रहा है, मतलब जो stem जो है इतनी लंबी हो रही है, height length जो plants की बढ़ रही है, वो किसके कारण बढ़ रही है? Apical meristem के कारण बढ़ रही है. Okay? Next, अब बात करते हैं intercalary meristem. It is present at the base of the leaves or internodes on either side of the nodes of twigs. Okay? अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ये base of the leaf पे present होते हैं या फिर ये present होते हैं internodes. दो nodes के बीच का जो distance होता है that is known as internodes. Okay? एक nodes ये है, एक node ये है, दोनों के बीच का जो है वो क्या है? इंटरनोड. तो दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी एपिकल दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल लेंथ ऑफ द प्लांट में की लेंथ बड़े प्लांट की उसके लिए हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दे हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, इलोंगेशन ऑफ प्लांट्स. ओके, किसमें हेल्प करते हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ या इलोंगेशन, लंबे होने में हेल्प करते हैं. ओके, फिर आता है लैटरल मेरिस्टम. लैटरल मतलब होता है साइड में, ठीक है, साइड में. तो लैटरल मेरिस्टम जो होते हैं वो प्लांट बॉडी के साइड में प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लांट को सिर्फ लंबा थोड़ी होगा, मोटा भी तो होगा. तो मोटापा कौन बनाता है? लैटरल मेरिस्टम. मतलब इसका गर्थ और विड्थ बढ़ाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? लैटरल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल है. ओके, इट इज प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स. कहाँ प्रेजेंट होता है ये? लैटरल साइड में, ठीक है, साइड में प्रेजेंट होता है ये स्टेम्स और रूट्स की. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स. स्टेम की, रूट की गर्थ बढ़ाने में ये हेल्पफुल होता है. ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए कौन होता है? एपिकल एंड इंटरकैलरी. इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लैटरल मेरिस्टम. अब हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज की. ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं वो हम देखते हैं. तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा. ऐसे ही याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, और याद रखने के लिए अच्छा होगा, ताकि आपको याद रहे, वो उसके लिए अच्छा होगा. ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. अब इसकी जो सेल्स होती है वो आइसो डायमेट्रिक सेल्स होती है. मतलब कि इनका शेप अलग हो सकता है, बट इनका जो डायमेंशंस है, जो डायामीटर है, वो सेम ही रहेगा सारे सेल्स का. ओके, और क्या लिखा है? दे कैन हैव वेरीड शेप्स. इनके अलग अलग शेप हो सकते हैं. थिन वॉल होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. पेरेन्काइमा की जो वॉल है वो कैसी होती है? थिन होती है, और किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से. ओके, ईदर क्लोजली पैक्ड, नो नॉट क्लोजली पैक्ड है, ये क्या है? लूजली पैक्ड है. ठीक है, या तो ये लूजली पैक्ड रहेंगे या फिर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहेगा. सेल के बीच में का जो स्पेस है, दो सेल के बीच का जो स्पेस है, उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस. ठीक है, तो पेरेन्काइमा की सेल्स जो होंगी ना वो लूजली पैक्ड होगी, उनके बीच में बहुत जगह रहेगी, इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा रहेगी. ओके, और क्या होता है इसमें? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन. ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टोरेज का भी काम करते हैं, और सिक्रीशन का भी काम करते हैं. अगर ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा. क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा. ओके, यहाँ लिखा नहीं है. अब कोलेनकाइमा की बात करें, ये क्या होता है? एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर जो होती है वो किसकी होती है? कोलेनकाइमा की होती है. ओके, होमोजीनस और इन पैचेस. ये कैसे देखने को मिलता है हमें? ये होमोजीनस और पैचेस में देखने को मिलता है, मतलब ये एक जैसे ही देखने को मिलते हैं. ओके, कॉर्नर्स थिकन्ड विद सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन. क्या था? इसकी जो वॉल थी पेरेन्काइमा की, वो थिन वॉल्स थी. इनकी जो वॉल्स है वो इरेगुलरली थिक रहेगी. ठीक है, इरेगुलरली थिक रहेगी, कहीं कहीं थिक रहेगी, और वो कहीं कहीं क्या है? कॉर्नर्स. कोलेनकाइमा की सेल वॉल जो है उसके कॉर्नर्स थिक रहेंगे. ये पूरी की पूरी पतली थी इसकी वॉल, इसकी कॉर्नर्स पे थिक रहेगी. क्यों? क्योंकि इनमें डिपोजिशन होगा किसका? सेलुलोज, पैक्टिन या फिर हेमीसेल्यूलोज का. ओके, ये हो गया. पेरेन्काइमा जो होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं. कोलेनकाइमा भी जो होते हैं वो लिविंग होते हैं. स्क्लेरेन्काइमा ज्यादातर डेड सेल्स होते हैं. ओके,
यहाँ पे लिखा था कि ये जो पेरेंट कायमा के सेल्स हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं, इनके सेल्स के बीच में बहुत स्पेसेस होती हैं, बट जो कॉलन कायमा है इनके थोड़े कम लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इनके बीच में खूब सारी जगह है तो इनके सेल्स के बीच में कम जगह होती है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस कम रहती है। ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बेंडिंग प्रोवाइड करते हैं। वो आपने देखा होगा कि जो मनी प्लांट रहता है उसकी जो ब्रांचेस रहती हैं वो किसी सपोर्ट से, एक आप या रस्सी बांध देते हो या एक बैम्बू लगा देते हो सपोर्ट के लिए, डंडी रख देते हो, स्टिक रख देते हो, तो वो उसके सपोर्ट से वो बढ़ती रहती है। तो वो जो ट्विर्लिंग होता है ना टेंड्रिल्स का, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो एक किसी भी सपोर्ट के अराउंड वो ट्वर्ल होने लगती हैं, है ना। तो वो कैसे ट्वर्ल हो रही है, बिना टूटे, बिना बेंड हुए, बिकॉज ऑफ कॉलन कायमा। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं स्क्लेरन कायमा की। ये कैसी होती है, लॉन्ग होती है, नैरो सेल्स होती हैं, लंबी पतली होती हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ पे बहुत स्पेसेस था, इधर थोड़ा कम था, और इधर तो स्पेसेस है ही नहीं। सेल्स जो हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, पैक्ड, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ओके, वॉल्स जो हैं ये थिक वॉल्स रहती है, स्क्लेरन कायमा की वॉल्स जो रहती है थिक, इनकी कैसी रहती है, थिन रहती हैं। इनकी कॉर्नर्स पे थिक रहती है, क्यों, पैक्टिन का डिपोजिशन होता है, और इनकी वॉल्स पूरी की पूरी थिक रहती है क्योंकि ये लिग्निफाइड होती है, मतलब इनमें लिग्निन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, लिग्निन से बनी हुई है। ओके, लिविंग सेल्स एंड डेड सेल्स। और ये कैसे होती हैं, यूजुअली डेड और विदाउट प्रोटोप्लाज्म है ये, ठीक है। कैसे रहते हैं ये, डेड सेल्स रहती हैं और प्रोटोप्लाज्म के बिना रहती हैं। प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस और जो पूरा कंटेंट है उसके बिना। कौन कौन सा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, तो इनके पास नहीं होते हैं। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरीज, ठीक है। ये थिक वॉल्ड होती है, एलोंगेटेड होती है। फाइबर कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है, लंबी होती है, एलोंगेटेड मतलब, और ग्रुप्स में हमें देखने को मिलता है। और वहीं जो स्क्लेरीज होती हैं वो कैसी होती है, स्फेरिकल और ओवल शेप की होती हैं। इनकी सेल्स भी कैसी हैं, डेड सेल्स हैं, ठीक है। और सेल वॉल कैसी होंगी, थिक होगी, बस आपको शेप याद रखना है। ओके, तो ये बात हुई सिंपल परमानेंट टिश्यूज की, जो कि एक ही टाइप के सेल से बने हुए हैं, मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। किसकी बात करेंगे हम, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। और सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल। ओके, कलेक्टिवली हम ये भी बोलते हैं। अब जाइलम के ये 3-4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे 4 टाइप के सेल्स मिलते हैं हमें, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ओके, तो ये जो ट्रैकीड्स और वेसल्स होते हैं ना, ये मेन कंडक्शन का काम करते हैं। काय का कंडक्शन करते हैं ये, जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स के कंडक्शन का, मतलब कि ये रूट से जो पानी पेड़ों में अलग अलग पार्ट्स तक जा रहा है वो कौन भेजता है, जाइलम भेजता है। और जाइलम में भी, जाइलम का भी कौन सा एलिमेंट, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ओके, तो जाइलम में हमेशा वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और वो कैसा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पानी तो नीचे से ही आ रहा है, नीचे से जाता जाएगा और ऊपर पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर से पानी फिर नीचे रूट्स तक जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो कैसा होगा, सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। किसका, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन कौन करता है, जाइलम। जाइलम में भी कौन, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ओके, पैरेन्काइमा जो है ये स्टोरेज का काम करता है, और हॉरिजॉन्टल, ऐसा तो नहीं कि पेड़ जो लंबे लंबे हैं सिर्फ सीधे सीधे पानी जाएगा, ब्रांचेस तुम भाड़ में जाओ, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे, ठीक है, तुम क्या डिहाइड्रेट हो जाओ, हमको तुम्हें पानी नहीं देना, ऐसा तो होगा नहीं। जो पेड़ों की ब्रांचेस होती हैं उनको भी तो पानी चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल कौन कंडक्शन कराएगा, पैरेन्काइमा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंडक्शन कौन कराएगा,
पेरेन्काइमा। ट्रैकीज़ोम वेसल्स वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, और साइड में कौन कराएगा, साइड में पेरेन्काइमा कराएगा। फाइबर्स का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट का। काय का काम होता है, मैकेनिकल सपोर्ट का ये काम करते हैं, ठीक है। अब जाइलम में ना सारे के सारे डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, सब डेड सेल्स होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा हमने पढ़ा था क्या होते हैं, वो लिविंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं पेरेन्काइमा, लिविंग सेल्स होते हैं, ओके। और बाकी ये जाइलम फाइबर डेड सेल्स, ट्रैकीज वेसल्स डेड सेल्स, ठीक है। इतनी बातें आपको जाइलम में याद रखती है क्या, कि वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही करता है, 4 पार्ट्स होते हैं। ट्रैकीज वेसल्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन करते हैं, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में। जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज का काम करता है और साइड वेज वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है। जाइलम फाइबर जो है वो डेड सेल्स होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट होते हैं। ट्रैकीज वेसल्स भी डेड सेल्स होते हैं, बस एक क्लौता जाइलम पेरेन्काइमा है जो लिविंग सेल होता है, ओके। ये बात हो गई हमारे जाइलम की। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की, ठीक है। तो फ्लोएम के ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एक और होता है इसमें सीव सेल्स, बट दोनों का काम एक ही है, एक ही मतलब है। तो काफ़ी सारी बुक्स में या तो आपको ट्यूब दिखेगा या तो आपको सेल दिखेगा, ओके। सीव सेल, सीव कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जैसे जाइलम में सब डेड सेल्स थे, बस पेरेन्काइमा ही लिविंग था, वैसे फ्लोएम में सारे ही सारे लिविंग सेल्स हैं, बस ये जो फ्लोएम फाइबर है ना ये क्या है, डेड सेल्स है, क्योंकि फाइबर तो क्या है, स्क्लेरेन्काइमेटस, राइट, ओके। अब फ्लोएम जो है ना वो कंडक्शन करता है किसका, फूड का। फ से फूड, फ से फ्लोएम, वाटर जाइलम, ठीक है, WX वाटर और जाइलम WX, ठीक है। जाइलम किससे, Z से X से स्टार्ट होता है, और वाटर W से, तो WX क्या, जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है। फ्लोएम फ फूड का कंडक्शन करता है, ओके। ये दोनों डायरेक्शन में होता है, बाय डायरेक्शनल होता है, ये अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड्स भी होगा, ठीक है। बाय डायरेक्शनल होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों होता है ये, ओके। अब इसमें एक्चुअल में कंडक्शन कौन करता है, इसमें एक्चुअल में कंडक्शन करता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ओके। कैसे करते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको दिख ही रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, एलोंगेटेड है। तो ये क्या उसका कंडक्शन करते हैं, फूड का। इनकी जो वॉल्स होती है ना ये परफोरेटेड होती हैं, क्या होती है, परफोरेटेड, मतलब कि इनमें छेद प्रेजेंट होते हैं, छेद होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, तभी कंडक्शन होता है। फिर आता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जैसे आपको कोई भी काम करने के लिए आपको अपनी फ्रेंड की ज़रूरत होती है, कंपनी की ज़रूरत होती है, वॉशरूम में जाओगे तो फ्रेंड को लेके जाएंगे हम अकेले नहीं जा सकते, है ना। तो वैसे ही सीव ट्यूब जो है, जैसे वैसे ही जो कंपेनियन सेल है वो बोलता है हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तू काम कर, मैं भी तेरी थोड़ी बहुत मदद कर दूंगा, ठीक है। तो कंपेनियन सेल ये हो गए। फ्लोएम पेरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज का। किसका काम होता है, स्टोरेज का। और फाइबर जो है वो तो मैकेनिकल सपोर्ट ही देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट ही देते हैं, ओके। तो फ्लोएम में हमने क्या देखा, हमने देखा फूड होता है, फूड का कंडक्शन करता है, बाय डायरेक्शनल होता है, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों होता है। सीव सेल, सीव ट्यूब्स कोई एक ही चीज़ मिलता है क्योंकि दोनों सिमिलर ही होते हैं। ये जो है सीव ट्यूब एक्चुअल में कंडक्शन करता है फूड का। इसकी वॉल्स जो होती हैं परफोरेटेड होती हैं, मतलब इनमें छेद प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसको हम सीव प्लेट्स बोलते हैं, यहाँ पे अगर प्लेट्स हो एग्जैक्टली। सीव ट्यूब जो है ना उधर प्लेट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये प्लेट्स रहती है और प्लेट्स एक्चुअल में परफोरेटेड रहती हैं। कौन रहती है, प्लेट्स परफोरेटेड रहती है, ओके। कंपेनियन सेल्स जो है वो सीव ट्यूब को कंपनी देते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज का काम करते हैं और फ्लोएम फाइबर्स जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। बाकी सारे ये सब क्या है, लिविंग है, बस एक जो फाइबर्स हैं वो क्या है, वो डेड सेल्स में होते हैं, ठीक है, वो डेड सेल्स हैं, बाकी सारे के सारे लिविंग सेल्स हैं। तो ये बात हुई हमारे फ्लोएम की।
अब बात करते हैं हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन प्लांट्स। ओके, अभी तक हमने देखा क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में देखा, परमानेंट टिश्यूज के बारे में देखा। अब कौन से टिश्यूज हैं जो प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और किस बेसिस पे, मतलब किसके लिए प्रोटेक्शन देते हैं, तो वो हम बात करते हैं। ओके, protective tissues of the plants are the tissues which provide protection. They are usually present in the outermost layer of the plant. ये क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं तो ये प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेंगे, है ना, प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेंगे। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी वाली जो परत होती है ना, वो किसकी होती है, वो प्रोटेक्टिव टिश्यूज की होती है। ओके, तो दो टाइप के होते हैं, एपिडर्मिस एंड कॉक। अब एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आपको दिख रही है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। ओके, आउटर मोस्ट लेयर होती है मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, मतलब एक ही लेयर होती है ये, ठीक है, जो सेल्स हैं वो अरेंज रहते हैं सिंगल लेयर में। ओके, ये हो गया एपिडर्मिस। इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, सब में कौन ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, एपिडर्मिस। और ये कैसी होती है, सिंगल लेयर की होती है, ठीक है, जो सेल्स हैं वो एक ही लेयर में प्रेजेंट होंगे। On the aerial parts of the plant, epidermal cells often secretes a waxy water-resistant layer on their outer surface. Okay? अभी aerial parts क्या होता है, बहुत बार देखा है बट पता नहीं है होता क्या है। अब जो भी पार्ट्स, प्लांट का जो भी पार्ट मिट्टी के ऊपर है, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर है, ग्राउंड के अंदर क्या होता है, रूट्स होते हैं, एक्सेप्ट दैट जो भी पार्ट सॉइल के अबव है उसको हम बोलते हैं एरियल पार्ट्स। ओके, तो एपिडर्मल लेयर जो एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट है प्लांट्स के, वो क्या रिलीज करती है, वो क्या सिक्रीट करती है, वो सिक्रीट करती है वैक्सी, कुछ वैक्सी सब्सटेंस होता है जिसको हम क्यूटिकल या क्यूटिन बोलते हैं। ओके, तो ये क्या करती है, ये ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करती है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ वाटर। प्लांट्स जो हैं वो वाटर रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ऐसे हमें बारिश करवाते हो तो दिखते नहीं है प्लांट्स, तो वो बारिश पानी के फॉर्म में नहीं होता है, वो वेपर्स के फॉर्म में होता है। ओके, तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन ना थ्रू आउट द डे होता रहता है, स्टोमेटा ओपन रहता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो एपिडर्मल लेयर होती है वो सिक्रीट करती है वैक्सी सब्सटेंसेस, और जिसे हम क्यूटिकल या क्यूटिन बोलते हैं। ओके, नाउ दिस वैक्सी लेयर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। अभी मैंने बताया किसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देती है, क्या प्रिवेंट करती है, लॉस ऑफ वाटर, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसपिरेशन, मैकेनिकल इंजरी एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ओके, कोई इंजुरी से बचाती है, कोई पैथोजन, कोई माइक्रोब्स इन्वेड ना कर ले, ठीक है, बाहर से प्लांट बॉडी के अंदर ना आ जाए, उससे भी ये प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म्स अ कंटीन्यूअस लेयर ऑफ सेल्स। अब एपिडर्मल टिश्यू जो है ना वो लेयर्स बनाने लगती है। ओके, एपिडर्मल टिश्यूज हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस ड्यू टू इट्स प्रोटेक्टिव रोल। अब क्या है इसका रोल, है प्रोटेक्शन करने का, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। तो इसके जो सेल्स होते हैं एपिडर्मल के या फिर कॉर के, इनके बीच में स्पेसेस नहीं होता है, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। यहाँ पे पिक्चर दिख रही है आपको, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल्स के बीच में स्पेसेस नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं। ये लोग एक दूसरे से एकदम फेविकॉल के मजबूत जोड़ से चिपके हुए हैं, कोई हवा भी इसमें से पास नहीं हो सकती। ओके, The outer wall and side walls of epidermis are thicker than the inner wall. Okay, जो outer walls होती हैं वो thick होती है as compared to inner walls. Epidermis. As the plant grows older, the outer protective tissue undergoes certain changes. Stripe of secondary meristem replaces the epidermis of the stem. अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है, और अब जब सेकेंडरी होता है तो प्राइमरी मेरिस्टम भी कुछ होता होगा, राइट? तो प्राइमरी मेरिस्टम, हमें मेरिस्टम का मतलब पता है कि
वो ग्रोथ टिश्यूज होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर प्राइमरी ग्रोथ में मेरिस्टेम हेल्प कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ, और अगर सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है तो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। अभी प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? तो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है कि प्लांट्स का जो लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, जो लॉन्गिट्यूडनल एरिया है वो बढ़ रहा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली जो प्लांट की स्टेम है वो बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, दैट इज नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है कि जब पेड़ जो है बढ़ने के साथ साथ अब मोटा भी हो रहा है, उसकी गर्थ भी बढ़ रही है, विड्थ भी बढ़ रही है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या आता है? गर्थ आता है, विड्थ आती है, थिकनेस, प्लांट की थिकनेस बढ़ रही है। और इसमें क्या हो रहा है? प्राइमरी में सिर्फ लेंथ बढ़ रही है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम कौन कौन से हो गए? ये हो गए एपिकल एंड इंटरकैलरी। ओके, और वही जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो कौन से हो गए? वो हो गए लैटरल मेरिस्टेम, क्योंकि लैटरल जो है वो ही तो थिकनेस में हेल्प करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि चेंजेस होता है एपिडर्मल लेयर में, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो रिप्लेस हो जाता है, नहीं, एपिडर्मिस लेयर को सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेस कर देता है, ठीक है। एपिडर्मिस लेयर को सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेस कर देता है। और अब क्या आ जाता है? अब आ जाता है कॉर्क। कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, मैं बता देती हूँ, कॉर्क। ओके, cell on the outsides are cut off from this epidermal layer. This forms a several layer thick cork, आगे यहाँ पे, और bark with no intercellular spaces. अब सेकेंडरी मेरिस्टेम ने एपिडर्मल लेयर को रिप्लेस कर दिया और काफी सेवरल लेयर्स फॉर्म करी। एपिडर्मल सिंगल लेयर होती है, कॉर्क जो होती है वो सेवरल लेयर्स की बनी हुई होती हैं, और इनकी जो सेल्स हैं इनमें भी क्या इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है, और सेल्स कैसी होती हैं? डेड सेल्स होती है। ओके, बार्क आपको पता है, ये जो स्टेम का रफ पार्ट होता है जो हमें दिखता है, दैट इज नोन एज बार्क, और वो किससे बना हुआ होता है? थिक कॉर्क से बना हुआ होता है। उसकी सेल्स कैसी होती हैं? डेड होती हैं, और उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ओके, क्लियर है? सेकेंडरी मेरिस्टेम क्लियर है, प्राइमरी मेरिस्टेम क्लियर है, सेकेंडरी ग्रोथ क्लियर है, और प्राइमरी ग्रोथ भी क्लियर है। ओके, ये सारी ये सारे वर्ड्स आपके टर्म्स आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए हमें ये समझना जरूरी है। कॉर्क हेल्प्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। कॉर्क क्या करता है? वो भी प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। तो क्या प्रोटेक्शन देगा ये? ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन को ये प्रिवेंट करता है। इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम इन्वेजन ऑफ पैरासाइट्स एंड अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। ये बात भी सही है। और कुछ लिखा है? हाँ, ठीक है, चलो मैं जो बताना चाहती हूँ वो वापस आ गया है, शायद वापस से आ गई ये स्लाइड, तो मुझे जो बताना है वो मैं बता देती हूँ कि ये जो कॉर्क है ये पैरासाइट्स और अदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स के इन्वेजन को प्रिवेंट करता है। और क्या होता है ये? impervious to gas and water। अभी impervious क्या होता है? impervious का मतलब होता है कि किसी भी चीज का मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, कोई चीज अंदर ना आए, कोई चीज बाहर ना जाए। और impervious to gas and water है, तो मतलब ये गैस और वाटर के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, और हमने देखा ये लॉस ऑफ वाटर को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये टर्म भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। क्लियर है? इम्पर्वियस का मतलब क्या है? कि मूवमेंट को रोक रहा है। किसकी मूवमेंट को ये प्रिवेंट कर रहा है? वाटर एंड गैस के। ये हमने देख चुका है, ये वापस से स्लाइड रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। प्लांट टिश्यूज हमने देख लिए, अब एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। और एनिमल टिश्यूज जो हैं वो प्लांट टिश्यूज से अलग होते हैं, ये भी हमने देख लिया है, क्योंकि सारा काम तो अलग ही है, प्लांट तो एक ही जगह है और हम तो मूव कर रहे हैं, तो हमारे टिश्यूज, हमारा स्ट्रक्चर, सब चीजें अलग होती हैं प्लांट से। ओके, तो सबसे पहले आते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, फिर आते हैं मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस और न्यूरल टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यूज जो है ना वो हर जगह मिलता है। एपी का मतलब होता है कि प्रोटेक्टिव लेयर है, ओके, आउटर मोस्ट कवरिंग है, चाहे वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो। तो एपिडर्मल और एपिथेलियल। एपिथेलियल जो है वो एनिमल्स टिश्यू है, ये क्या करता है? आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। ये ऑर्गन्स के, सपोज ये पेट है,
सपोज करने में क्या जाता है, पेट तो है नहीं, बट सपोज कर लो पेट है, ठीक है। तो ये स्टमक की मतलब ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग को भी कवर करता है और आउटर लाइनिंग को भी कवर करता है। ओके, क्या एपिथेलियल टिश्यू इनर लाइनिंग को भी कवर करता है, किसके, ऑर्गन्स की, और आउटर लाइनिंग को भी कवर करता है। दो ऑर्गन्स या दो सिस्टम को ये सेपरेट रखने का भी काम करता है। कौन, एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ कहाँ मिलता है, ईसोफेगस में मिलता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में मिलता है, इंटरनल कैविटीज की मैंने बात कर चुकी है, और ऑर्गन्स के बीच में मिलता है, ये इसकी बात कर चुकी है, किडनी में मिलता है, ब्लड वेसल, सब जगह हमें क्या एपिथेलियल टिश्यूज तो मिलता ही मिलता है। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं इनके पास ना एक एक्स्ट्रा फाइब्रस मैट्रिक्स बोलते हैं, और क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दूसरे टिश्यूज से सेपरेट करने का काम करता है। ओके, अगर कोई भी चीज का मूवमेंट हो रहा है तो एटलीस्ट उसको एक ना एक एपिथेलियल लेयर से क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, कोई भी सब्सटेंसेस का हमारी बॉडी में या बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर कोई भी चीज अगर आ रही जा रही है तो उसको एक ना एक एपिथेलियल मेम्ब्रेन से उसको क्रॉस होना ही पड़ेगा। ओके, एपिथेलियल टिश्यूज का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का होता है, सिक्रीशन का होता है, प्रोटेक्टिव लेयर ये फॉर्म करता है। ओके, अब इसको ना क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। एपिथेलियल टिश्यूज को क्लासिफाई किया गया है। अब हम थोड़ा, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज में आते हैं सिंपल, स्क्वैमस, कॉलमनर, कॉलमनर, क्यूबॉइडल एंड ग्लैंडुलर, ये हम अभी डिटेल में देखेंगे। मस्क्यूलर में आते हैं 3 स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, कार्डियक मसल्स। कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं एरियुलर टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड लिम्फ। ओके, फिर नर्वस टिश्यू में तो हमारे नर्व सेल्स ही आते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टिश्यूज की, एपिथेलियल टिश्यूज। The cells are compactly arranged and forms a continuous sheet. ये इसके सेल्स जो है ये भी कैसे अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, मतलब एक दूसरे से फिर से इन लोग ने फेविकॉल का मजबूत जोड़ बना लिया है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स एब्सेंट। इसमें बता चुकी हूँ मैं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है क्योंकि एक दूसरे से चिपके हुए हैं। मैट्रिक्स भी प्रेजेंट नहीं है। वो मैट्रिक्स क्या होता है, हम पढ़ तो लेते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सलोन है, बट हम जानते नहीं मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैं यहाँ पे ये सलोन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे एक्चुअल में जो मैट्रिक्स है, जो आप कनेक्टिव टिश्यूज में भी पढ़ेंगे तो ये क्या है, टिश्यूज का जो भी वेकेंट पार्ट होता है ना, जो भी खाली पार्ट होता है उसमें मैट्रिक्स आ जाता है। वो उसको कौन फिलअप करता है, मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स ना जेली लाइक भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ओके, बट एपिथेलियल टिश्यू के पास ऐसा कोई मैट्रिक्स होता ही नहीं है क्योंकि इसके सेल ही इतने ज़्यादा कॉम्पैक्टली क्या है, पैक्ड है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो स्पेसेस नहीं है, तो ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स कहाँ से आएगा। मैट्रिक्स तो होता ही वही है जो टिश्यू के बीच में जो स्पेसेस को भर दे, है ना। ओके, सेल ऑफ लोअर मोस्ट लेयर ऑलवेज रेस्ट ऑन अ नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये भी मैंने बता चुका है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं ये। ओके, तो the cells are cemented together by cementic substances made of glycoprotein. सीमेंटेड है, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। फेविकॉल क्या है यहाँ पे है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। चिपकाने का एक दूसरे से कौन काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है ग्लाइकोप्रोटीन। कहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यूज की सेल्स में। These cells are capable of division and regeneration throughout the life. ओके, ये क्या सेल डिवीजन शो करती हैं भैया, प्रोटेक्टिव लेयर है तो सेल अगर प्रोटेक्टिव है तो वो लड़ाई करेगी, इंजुरी होगी तो रिपेयरमेंट का भी काम होगा, तो सेल क्या होंगी, सेल डिवीजन शो करेंगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। Free surfaces of the cells may have fine hair, cilia or microvilla or may be smooth. अब जो सेल्स हैं उनमें कभी कभी हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया। सीलिया का काम क्या होता है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो क्या एपिथेलियल टिश्यू मूव करते हैं हमारी बॉडी में, चलते फिरते हैं? नहीं, हमारी बॉडी में टिश्यूज नहीं चलते हैं, बट अगर कोई सब्सटेंसेस के मूवमेंट को हेल्प कराना है तो वो सीलिया कराते हैं। ओके, एपिथेलियम इज एवास्कुलर। क्या है, एवास्कुलर है ये। Due to absence less of intercellular spaces, blood vessels, lymph vessels are unable to pierce this tissue, so blood circulation is absent in epithelium. दोनों बात सेम है,
ठीक है। ए वास्कुलेचर का मतलब क्या होता है? वास्कुलर का मतलब होता है कि वहां पे ब्लड सप्लाईज वगैरह अच्छे से हो रही है, बट एपिथेलियल टिश्यू ए वास्कुलर मतलब वहां पे ब्लड सप्लाईज वगैरह नहीं हो रही हैं। ओके, एब्सेंट है, लेस है, क्यों? इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है, मैंने बताया था किससे जुड़ी हुई है, ये ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ी हुई है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? इनका फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। ओके, तो ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स आर अनेबल टू पियर्स। ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो घुस ही नहीं पाती हैं, जगह ही नहीं है तो कहाँ से आएंगी, तो इसलिए यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। अब जल्दी से हम इसके एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप पढ़ लेते हैं। ओके, तो कौन कौन से होते हैं? स्क्वैमस होता है, और क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनर होता है, स्ट्रैटिफाई और ग्लैंडुलर होता है। अब यहाँ पे जो जो दिया है वो मैं देख लेती हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर सिंपल या स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, दो टर्म्स होते हैं, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। क्या मतलब हुआ सिंपल और स्ट्रैटिफाइड का? सिंपल का मतलब होता है कि सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, जो भी सेल्स हैं, टिश्यू हैं, सेल ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू। ओके, तो वो सेल्स जो है वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, कोई 2 4 5 6 लेयर नहीं है उसकी, तो वो क्या हो गया? सिंपल। और स्ट्रैटिफाइड का तो मतलब भी होता है स्ट्रैटिफिकेशन, लेयर्स, तो 1 2 3 4 जितनी मर्जी उतनी लेयर्स है, ठीक है। तो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर्स में, और सिंपल का मतलब होता है कि एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है। ओके, मल्टीपल लेयर्स एंड सिंगल लेयर्स। तो अब आता है यहाँ पे क्या? स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम समथिंग, है ना। चलिए ओके, तो सिंपल स्क्वैमस जो होता है, कोई ब्लैंक है क्या? नहीं है। ओके, तो कैसे बता सकते हैं इसमें हम? एक स्लाइड ऐड करके, चलिए हाँ बता देती हूँ मैं, ठीक है। तो सिंपल स्क्वैमस की हम बात करें, ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैट लाइट, यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, ये सिंपल स्क्वैमस एकदम फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है ये। ओके, और सिंपल स्क्वैमस होते हैं, ये कहाँ मिलता है हमें? ये देखने को मिलते हैं ईसोफेगस पे, फेगस में, है ना। और कहाँ देखने को मिलते हैं ये? ईसोफेगस में और ओरल कैविटी में या फिर माउथ में, ठीक है। तो जो हमारा माउथ है और जो हमारा ईसोफेगस है, मैम ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस कुछ नहीं, फूड पाइप है। खाना हम जब स्वेलो करते हैं तो क्या सीधे पेट में गिर जाता है? वो गिरता नहीं है, फूड पाइप होता है जो स्टमक को और माउथ को कनेक्ट करता है। ओके, तो ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप है, और ओरल कैविटी माउथ तो आपको पता ही है। तो सिंपल स्क्वैमस हमें कहाँ मिलता है? ईसोफेगस में मिलता है एंड ओरल कैविटी में मिलता है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, अब स्ट्रैटिफिकेशन है मतलब बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है, और ये इतनी सारी लेयर्स स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज की कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे स्किन में प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसको क्या करना है? उसको हमको वेयर एंड टियर से, इंजुरी से, कोई माइक्रोब्स इन्वेड ना कर दे, उससे प्रोटेक्शन देना है। ओके, तो इसलिए कहाँ चला गया? तो इसलिए क्या स्क्वैमस जो होते हैं वो लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑल ओवर आवर स्किन। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है हमारा कॉलमनर। नेक्स्ट क्या? हमारा कॉलमनर मतलब पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉलमनर जो होते हैं वो पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, पिलर के समान होते हैं ये। मैंने बताया था कि जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो किस बेसिस पे अलग हैं? वो है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, उनके शेप के बेसिस पे उनको हमने कैटेगराइज किया है। अभी जो कॉलमनर पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपके जहाँ पे भी अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, क्या, या फिर सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन बोल दो, एक ही बात है, अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है। तो कहाँ होता है अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो, मेरे को तो चीज़ याद आ रही है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में हमारा अब्जॉर्प्शन भी होता है, सिक्रीशन भी होता है, कुछ बच्चे लिवर बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, तो भैया स्टमक और लिवर में क्या अब्जॉर्ब होता है?
स्टमक में क्या अब्सॉर्ब होता है? स्टमक में तो कुछ अब्सॉर्ब नहीं होता है ना? तो अब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन जहाँ होता है वहाँ पे कॉलमनर पिलर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने मिलते हैं, और ये कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइन्स में। कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइन में। ओके, फिर बात करते हैं हम किसकी? ये बात हो गई कॉलमनर एपिथेलियम की। अब क्या होता है कि कभी कभी अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो वहाँ पे ये जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, तो उनके पास क्या आ जाता है? उनके पास हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं हम? सीलिया। और सीलिया किस में हेल्प करते हैं? सीलिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं कि कोई पार्टिकल है उसके मूवमेंट के लिए। ओके, तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या होता है? हमारे लंग्स में क्या होता है? हमारे लंग्स में होता है म्यूकस। अब मैम ये म्यूकस क्या होता है? म्यूकस होता है जो तुम, जिसको कुछ बच्चे होते हैं जिसको कफ बोलते हैं, ठीक है? कफ होता है खांसी, और म्यूकस जो तुम लोग को बलगम आता है ना, स्पूटम, वो होता है म्यूकस। नाक बहती है तो वो क्या है? म्यूकस है, ठीक है? और जो बलगम आ रहा है, सर्दी हो जाती है, तो वो क्या है? म्यूकस है। ओके, तो म्यूकस के मूवमेंट के लिए क्या है? सीलिया है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सीलिएटेड कॉलमनर कहाँ प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। ओके, कॉलमनर के पास सीलिया आ गया तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे सीलिएटेड कॉलमनर। क्या बोल देंगे हम? सीलिएटेड कॉलमनर। ओके, क्लियर है? ये बात हो गई किसकी? रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबॉइडल की। ये कैसे हैं? क्यूबॉइड शेप के हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये कहाँ मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स में एंड सलाइवरी डक्ट्स में। इनका भी क्या काम होता है? सिक्रीशन का काम होता है और अब्जॉर्प्शन का काम होता है। सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन का काम ये भी करते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी डक्ट्स में। अभी किडनी ट्यूब्यूल्स क्या होता है कि किडनी के पास ना मिलियंस में नेफ्रॉन्स होते हैं, उनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको हम क्या बोलते थे? किडनी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। और सलाइवरी ग्लैंड्स के जो डक्ट्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? वो भी बने हुए होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, तो ये बात हुई किसकी? हमने भी किसकी बात करी? एपिथेलियल टिश्यूज की हमने बात करी है। अब क्या होता है कि कभी कभी ये एपिथेलियम टिश्यूज ना, ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ठीक है, ये कभी कभी इनवर्ट फोल्ड हो जाते हैं। इनवर्ट फोल्ड हो जाते हैं और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स बना देते हैं, और इनको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं हम? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, जब एपिथेलियल टिश्यू इनवर्ट्स फोल्ड हो जाए और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स बनाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है तो ये भी किस काम आएगा? ये भी सिक्रीशन के काम आएगा। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? एपिथेलियल टिश्यूज की। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। कनेक्टिव टिश्यूज के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोई चीज को कनेक्ट कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यूज आर द बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू दैट लिंक्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यू और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, सपोर्ट कर रहा है दो अलग अलग ऑर्गन्स को या फिर अलग अलग टिश्यूज को। These tissues are distributed throughout the body and are most abundant. सबसे ज़्यादा abundant में कौन सा टिश्यूज है? कनेक्टिव टिश्यूज है, और हमारी पूरी बॉडी में ये फैला हुआ है। ब्लड, आप कहीं पे भी प्रिक करो वहां से आपको ब्लड आने ही लगेगा, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो ही जाएगी। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। These tissue is specialized to connect various body organs with each other. The cells of connective tissues are loosely packed. कैसे हैं? Loosely packed है, बहुत सारा intercellular spaces है, ठीक है, लिविंग होते हैं and embedded in a intercellular matrix. मैंने बताया मैट्रिक्स में ये embedded होते हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स होता है और उनमें इनके सेल्स जो हैं वो फ्लो करते रहते हैं, embedded होते हैं। ओके, तो
कनेक्टिव टिश्यूज के पास मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स का मतलब क्या बताया था मैंने ये बताया था कि अगर टिश्यूज में कोई वेकेंट स्पेस है उसको भरने के लिए क्या होता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, जेली लाइक भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ओके, अब कनेक्टिव टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, ये तो मस्कुलर टिश्यूज हो गया, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, पहले तो हम बात करें ब्लड की, है ना, ये ब्लड की हम बात करें। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में क्या आता है, आरबीसीज। 1 सेकेंड में थोड़ा और अच्छे से लिखती हूँ। ओके, ये कितना होता है, ये होता है 55% एंड दिस वन इज 45%। तो प्लाज्मा जो है, जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है ना, दैट इज नोन एज प्लाज्मा। अगर उसमें से हम ब्लड सेल्स निकाल दें, अगर उसमें से हम ब्लड सेल्स को हटा दें तो वो कैसा बचता है, कलरलेस फ्लूइड बचता है। ओके, तो प्लाज्मा जो है वो 55% होता है और जो ब्लड सेल्स हैं वो 45% होते हैं। ब्लड सेल्स में आता है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड का कलर इन्हीं के कारण रेड कलर का होता है, क्योंकि आरबीसीज में प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है होता है ये। ओके, क्या होता है हीमोग्लोबिन, क्यों जरूरी है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन पूरे पार्ट्स में हर एक सेल तक पहुंच रहा है, वो ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन ही पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है और ऐसे ऑक्सीजन जो है हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है, ठीक है। कोई इन्फेक्शन आ गया, कोई इंजुरी आ गया, तो सबसे पहले कौन आएगा, डब्ल्यूबीसी। वो मीम्स आपने पता नहीं देखा हो या नहीं देखा हो, जितने देखा अच्छी बात है कि कोई मेरी क्या केयर नहीं करता, बट थैंक्स टू माय डब्ल्यूबीसी, उनको मेरी बहुत परवाह है, ठीक है। ऐसे ही कुछ मीम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ओके, तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जब आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, अगर आप उसको कुछ ना करो तो थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है, वहाँ पे क्लॉट फॉर्म हो जाता है, खून का थक्का जम जाता है, और वो होता है प्लेटलेट्स के कारण। ओके, तो ये बात हुई किसकी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और इसमें मैट्रिक्स क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ब्लड का, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं बोन की। बोन जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। तो आप बोलोगे मैम हड्डी कैसे नॉन फ्लेक्सिबल है, हम तो हाथ मोड़ सकते हैं, तो भैया हम जॉइंट मोड़ते हैं, हाथ नहीं मोड़ते हैं, अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। हम बोन को नहीं मोड़ेंगे, अगर बोन मुड़ेगी तो टूट जाएगी सीधे। ओके, और ये भी, इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, हार्ड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और किससे बना हुआ होता है, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस से इसका मैट्रिक्स बना हुआ होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस से मैट्रिक्स बना हुआ होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ये हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। हमारी बॉडी का मेन फ्रेमवर्क कौन बनाता है, हमारा बोन बनाती है, हमारी बोन्स बनाती है। ओके, नॉन फ्लेक्सिबल है, मैट्रिक्स जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना हुआ है, मैट्रिक्स हार्ड होता है, और क्या ये मेन फ्रेमवर्क बनाती है हमारी बॉडी का। बस यही सारी बातें हैं जो बोन्स में आपको याद रखनी है। फिर आता है हमारा क्या, लिगामेंट्स। अब ये जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे 3 बोन्स हैं। अब ये बोन्स एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती हैं लिगामेंट से, ये बोन टू बोन को जॉइन करती है। क्या करती है, जॉइन बोन टू बोन, ठीक है। एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट्स करते हैं। और ये कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, इलास्टिक इन नेचर होते हैं, कि मतलब आप इसको कितना भी खींचो तो ये इतनी इजीली टियर नहीं होते हैं। ओके,
इलास्टिक होते हैं नेचर में। लिगामेंट्स जो है वो बोन टू बोन को ज्वाइन करते हैं और नेचर कैसा होता है इनका, इलास्टिक नेचर के होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स जो है वो कैसा होता है, लिटिल मैट्रिक्स, इनके पास ज़्यादा मैट्रिक्स नहीं है। ये कलर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, विल कम बैक टू द रेड कलर। ओके, मैट्रिक्स कैसा है, लिटिल है, कम है, है पर कम है। ओके, इलास्टिक के साथ ना इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अब इलास्टिसिटी है तो स्ट्रेंथ भी तो होगी, बिना स्ट्रेंथ के कैसे इलास्टिसिटी पॉसिबल है। ओके, तो ये 3-4 बातें आपको याद रखनी। लिगामेंट से बोन टू बोन को ज्वाइन करता है, इलास्टिक इन नेचर होता है, स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है इसके पास, और मैट्रिक्स जो है इनके पास कम होता है, लिटिल मैट्रिक्स होता है। फिर आता है टेंडेंस, फिर आते हैं टेंडेंस। टेंडेंस जो है ये बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बोन को मसल से ये कनेक्ट करते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं क्या, मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो थोड़ी कम होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ये शो करते हैं। ओके, और ग्रेट स्ट्रेंथ, मतलब इनके पास शक्ति बहुत होती है, मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इनके पास, ठीक है। तो टेंडेंस क्या होते हैं, मसल्स टू बोन को ज्वाइन करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कम, थोड़े कम फ्लेक्सिबल होते हैं, और पर इनके पास स्ट्रेंथ कैसी, इनके पास ग्रेट स्ट्रेंथ है। और लिगामेंट्स में कैसी थी, उनके पास भी ठीक ठाक अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। तो ये बात हो गई किसकी, लिगामेंट्स की। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हमारे पास बचा है एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यूज। शायद लिम्फ भी है, तो वो लिम्फ आपकी बुक में नहीं दिया है, बट हमने इसमें डिस्कस किया है तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं, एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं ये कहाँ मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं ब्लड वेसल्स में, नर्वस सेल्स में, नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यूज में। और ये कहाँ मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं बोन मैरो में। ओके, और कहाँ मिलते हैं ये एरियोलर टिश्यूज, एरियोलर टिश्यूज मिलते हैं आपको ऑर्गन्स के बीच में। ओके, तो एरियोलर टिश्यूज कैसे कहाँ मिलते हैं हमें, ब्लड वेसल्स, बोन मैरो, नर्वस टिश्यू। और ये क्या करते हैं ना, ये स्किन और मसल्स के बीच में मिलते हैं, ठीक है, स्किन एंड मसल्स के बीच में मिलते हैं ये। और कहाँ मिलते हैं ये जो ऑर्गन्स के अंदर के जो स्पेसेस होते हैं, जो खाली स्पेसेस हैं उनको फिल करते हैं, ठीक है। मैंने जो बताया था कि दो ऑर्गन्स के बीच में मिलता है, ऐसा नहीं है, ऑर्गन्स के बीच में जो ऑर्गन्स में जो स्पेसेस, वेकेंट स्पेसेस हैं उनको फिल करते हैं, कौन, एरियोलर टिश्यू। ओके, ब्लड वेसल्स, बोन मैरो, नर्वस टिश्यू, स्किन एंड मसल्स में ये देखने को मिलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये करते हैं अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाए तो उनको रिपेयर भी करते हैं, ठीक है। कोई टिश्यू अगर डैमेज हो जाए तो उनके रिपेयरिंग का काम भी कौन करता है, एरियोलर टिश्यू। ओके, कहाँ मिलते हैं ये, स्किन और मसल्स के बीच में मिलते हैं, ब्लड वेसल्स में, बोन मैरो में, नर्वस टिश्यू में, और ऑर्गन्स के अंदर के स्पेसेस को भी ये फिल करते हैं। और ये हेल्प किस में करते हैं, टिश्यूज़ के अगर डैमेज हो चुके हैं तो उनको रिपेयर करने में। ओके, फिर आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज जो हैं ये मिलते हैं, स्किन की जो नीचे वाली लेयर होती है ना वो पूरी की पूरी एडिपोज टिश्यूज से बनी होती है। ओके, स्किन की जो नीचे वाली, बिलो स्किन जो लेयर प्रेजेंट है वो किसकी बनी है, एडिपोज टिश्यूज की बनी हुई है। ये दो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं, कौन, एडिपोज टिश्यू। ओके, एडिपोज टिश्यू स्टोर करके रखते हैं क्या, फैट्स, ठीक है, क्या स्टोर करके रखते हैं, ये फैट स्टोर करके रखते हैं। स्किन के नीचे वाला जो लेयर है वो एडिपोज टिश्यू का, और एडिपोज टिश्यू किससे बना हुआ है, फैट ग्लोब्यूल से बना हुआ है। फैट स्टोर करके रखते हैं, फैट क्यों स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि फैट जो है
वो इंसुलेट करने का काम करता है। अभी इंसुलेट मतलब क्या होता है कि कोई भी हीट, ठीक है, हीट रिलीज ना हो, मतलब कि हीट को अंदर बाहर आने से ये प्रिवेंट करता है, इंसुलेट करके रखता है, हीट लॉस ना हो। ओके, कौन प्रिवेंट करता है? फैट। फैट क्यों? क्योंकि एडिपोज टिश्यूज जो है वो फैट को स्टोरेज करते हैं और ये इंसुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी किसकी? कनेक्टिव टिश्यूज की। अब एक बात और रह गई है हमारी, क्या? लिम्फ की। कि लिम्फ क्या है? हमें पता है कि ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, राइट? तो क्या होता है कि जब एक बार ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, फिर पूरी बॉडी से ब्लड कहाँ आता है? वापस हार्ट में आता है। बट कभी कभी ऐसा होता है, मतलब काफ़ी टाइम ऐसा होता है, हर बार ही होता है कि पूरा ब्लड जो है ना वो हार्ट तक वापस नहीं आ पाता। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो रहता है वो पीछे रह जाता है। ओके, लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। ये रॉ कलर का, मतलब कलरलेस होता है ये, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें सिर्फ WBCs और ये प्लाज्मा का बना हुआ होता है। जो ब्लड का प्लाज्मा है ना, वो प्लाज्मा और WBCs का इसमें होते हैं। इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं बट कम होते हैं। ओके, तो ये क्या करता है कि जो फ्लूइड वापस ब्लड के साथ नहीं आ पाया है, ये उसको लेकर आता है और कहाँ ड्रेन करता है? वेन्स में ड्रेन कर देता है। ओके, और ये जो लिम्फ है, इनके पास लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसमें लिम्फ जो है वो आता है वापस। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं, वैसे लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। और इनमें एक्स्ट्रा में क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम, वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। ओके, तो लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब लिम्फ नोड्स क्या काम करते हैं? लिम्फ नोड काम करते हैं लिम्फ को फिल्टर करने का। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ये पूरा लेकर आते हैं हर साइड से, हर टिश्यू साइड से, और ये कहाँ ड्रेन कर देते हैं? वेन्स में। अब लिम्फ के पास क्या है? WBCs है ना, तो ये क्या करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। WBCs जो है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, और ये लिम्फ नोड्स में ही इन्फेक्शंस को ये खच 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 खत्म कर देता है। ठीक है, जो भी माइक्रोब्स हैं उनको। तो लिम्फ नोड जो है वो क्या हेल्प करते हैं? वो लिम्फ को फिल्टर करने का काम करते हैं, और ये लिम्फ जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो वापस जाके कहाँ ड्रेन हो जाता है? ब्लड में मिक्स हो जाता है। कहाँ पे? वेन्स में। अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। ये एक लंबे सेल्स होते हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। और ये टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो मस्कुलर टिश्यू के कारण हो रहे हैं। कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ओके, अब मूवमेंट हो रहे हैं तो मूवमेंट के लिए इनको क्या चाहिए? एक प्रोटीन चाहिए जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं। ओके, विच कॉजेज मूवमेंट ऑफ मसल्स बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ओके, ये नर्वस टिश्यू दूसरा पार्ट है, वो बाद में देखेंगे। अब 3 टाइप्स के होते हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। ओके, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। स्ट्रिएटेड मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, स्ट्रिएटेड का मतलब होता है कि लेयर्स, मतलब इसमें स्ट्रिएशन दिखते हैं। लाइट और डार्क बैंड जो है वो ऑल्टरनेट इनमें हमें देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज स्ट्रिएशन। ओके, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं ये? मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब इनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। वॉलेंटरी होते हैं, यूजुअली अटैच्ड टू स्केलेटन सिस्टम। अब क्या होता है ना कि स्केलेटल मसल्स हैं, ये ज़्यादातर किससे अटैच होती हैं? ये बोन से अटैच होती हैं, इसलिए इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, और इनको वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं। वॉलेंटरी मसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ना वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। हम चाहेंगे तो हम अपना हाथ उठा लेंगे, ठीक है, हम चाहेंगे तो हम वॉक कर लेंगे, हम चाहेंगे तो
क्या हाथ उठाना, डांस करना सब कर लेंगे। तो ये सारी मसल्स क्या है, स्केलेटल मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे अकॉर्डिंगली वर्क करती हैं, दैट इज नोन एज वॉलेंटरी मसल्स। ओके, तो स्केलेटल मसल्स को हम वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं। ये बोन से अटैच्ड होती हैं और ये क्या, इसमें स्ट्रिएटेड मसल्स भी हम इनको बोलते हैं। स्ट्रिएटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रिएशन दिखता है, ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स के लेयर्स दिखते हैं। ओके, फिर आता है स्मूथ मसल फाइबर। ये कैसी होती है, ये नॉन स्ट्रिएटेड होती है, मतलब इनमें हमें लाइट और डार्क बैंड्स की लेयर्स नहीं देखने को मिलती है। स्पिंडल शेप होती हैं, कैसी होती है, स्पिंडल शेप, सॉरी स्पिंडल शेप होती हैं ये। ओके, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एक ही न्यूक्लियस है और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड थी। जो स्केलेटल मसल्स थी वो कैसी थी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और स्मूथ मसल्स जो हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड है। यूजुअली कवरिंग वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, और ये इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स को कंट्रोल करती हैं। और ये कैसी होती है, इनवॉलेंटरी होती है, मतलब इस पर हमारा जोर नहीं है, हम ये मसल्स जो है ये अपने अकॉर्डिंग वर्क करेंगी, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल में हमें क्या देखने को मिलता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने मिलता है, कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स हैं, जो मसल्स हैं, वो कंट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं। क्यों, ताकि फूड जो है वो आगे फॉरवर्ड हो सके, आगे बढ़ सके। ओके, तो ये इनवॉलेंटरी है। हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे नहीं अभी तू खाना फूड पाइप में ही रहे, अभी मत जाना नीचे, ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं। जो हमने स्वालो किया है वो फूड पाइप से वापस जाएगा ही जाएगा। कैसे जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जाएगा। और वो कौन सी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। फिर आती हैं कार्डियक मसल्स। ओके, ये कैसी होती हैं, ये भी स्ट्रिएशन दिखाती हैं। कैसी होती है, स्ट्रिएशन दिखाती है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है। कार्डियक मसल्स जो है एक स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं जो सिर्फ हमें हार्ट में ही देखने को मिलता है। कार्डियक का मतलब क्या होता है, हार्ट। ओके, तो कहाँ देखने को मिलता है, ये हार्ट में ही देखने को मिलती है। और ये बिना थके, अगर हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देगा तो कुछ बचेगा क्या, हम ही नहीं बचेंगे, है ना। तो जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो बिना थके थ्रू आउट देयर लाइफ काम करती हैं। जब तक सांसें हैं तब तक हार्ट काम करेगा, तब तक कार्डियक मसल्स काम करेंगी। ओके, तो ये कैसी है, स्ट्रिएटेड है, मतलब ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलते हैं। ब्रांच्ड होती हैं, ये कैसे, इनकी ब्रांचेस होती हैं। एंड यूनी न्यूक्लिएटेड, इनके पास भी सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। ओके, इनवॉलेंटरी है, ऑब्वियस सी बात है, हम हार्ट को नहीं बोलेंगे कि भाई अब तू रुक जा, अब मत कर, अब थोड़ा सांस ले ले, थोड़ा ठंडे रख, ऐसा नहीं बोलेंगे तो हम ठंडे पड़ जाएंगे, है ना, हम काम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कार्डियक मसल्स में, कार्डियक मसल्स होती है इनवॉलेंटरी होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ओनली कवरिंग वॉल्स ऑफ द हार्ट। ओके, ये किसको कवर करती है, हार्ट की वॉल्स को, ये हार्ट में ही प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, कार्डियक मसल्स है। अब हम बात करते हैं, सॉरी ये गलत लिखा है, ओके, ये नर्वस टिश्यू है, हमारे लास्ट टॉपिक की टिश्यूज के। ओके, द सेल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ठीक है, तो नर्व सेल से मिलके नर्वस टिश्यू बना हुआ है। जब नर्व सेल्स बहुत सारे आपस में जुड़ जाती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू। दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड, कैसी हैं ये, हाईली स्पेशलाइज्ड हैं फॉर रिसीविंग स्टिमुलस एंड देन ट्रांसमिटिंग इट वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी इटसेल्फ। ओके, ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। अब ये स्टिमुलस क्या है मैम, स्टिमुलस का मतलब होता है कि कहीं से तुम जा रहे हो, तुमको बहुत अच्छी खाने की खुशबू आई, तुम बोले हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो वो खुशबू क्या है, स्टिमुलस है। और अगर तुम्हें गंदी बदबू आती है तुम क्या करते हो, नाक बंद कर लेते हो, तो वो स्मेल क्या है, स्टिमुलस। फोटो क्लिक होती है, आग बंद हो जाती है हमारी, क्योंकि फ्लैश लाइट जलता है, तो वो क्या है, फ्लैश लाइट, स्टिमुलस है, राइट। तो कोई भी चेंज, कोई भी ट्रिगर, वो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। और ये स्टिमुलस कौन रिसीव करता है, नर्व सेल्स रिसीव करते हैं। कौन रिसीव करता है, हमारे नर्व सेल्स रिसीव करते हैं। ये स्टिमुलस नर्व सेल्स रिसीव करके कहाँ ले जाते हैं, ब्रेन तक ले जाते हैं या हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं। ओके, जो रीढ़ की हड्डी जिस कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है दैट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास जब ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं तो ब्रेन हमारा
हमें मजबूर करता है कि हम ऐसे एक्ट करें। ओके, जैसे बदबू, मैंने बताया कि बदबू आ रही है तो हम नाक बंद कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ, ब्रेन ने हमें सिग्नल दिया कि नाक बंद कर लो, बदबू आ रही है बहुत ज्यादा। और वहीं जब हम फोटोज क्लिक करते तो हमारी आंख बंद हो जाती, तो ब्रेन ने हमारी आंख को बोला आंख बंद कर ले, नहीं तो आंखों की रोशनी चली जाएगी, है ना। ऐसे एक बार में तो नहीं जाएगी, बट हाँ ये ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये नर्वस टिश्यू जो है ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन से वो पर्टिकुलर ऑर्गन तक लेकर आते हैं जिनको काम करना है। हमारा ब्रेन तो सब जगह जाके काम नहीं करेगा ना, ब्रेन जो है वो कमांड करता है। ओके, ब्रेन जो है वो कमांड करता है कि तुम्हें ये काम करना है, राइट। तो ये होता है क्या, स्टिमुलस रिसीव करना, ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से वापस उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक लाना। और ये काम कौन करता है, नर्व सेल्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्व टिश्यूज। नर्व टिश्यू किस किस से बना हुआ है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से, ठीक है। अब ये जो है ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, इसको मैं डिटेल में नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत बता देती हूँ क्या है इसमें। ये स्टार्टिंग पॉइंट तो डेंड्राइट्स, मैंने बताया कि स्टिमुलस रिसीव करते हैं, तो ये डेंड्राइट्स जो है ना यही सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। कौन, डेंड्राइट्स। फिर जो सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। सिग्नल्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो कहाँ जाएंगे, सेल बॉडी में जाएंगे, ये न्यूक्लियस है सेल का। ओके, फिर सेल बॉडी से ये कहाँ जाएंगे, एक्सॉन में। ओके, एक्सॉन में प्रेजेंट होते हैं माइलिन शीथ, श्वान सेल्स। ये क्या करते हैं, ये एक तो प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं एक्सॉन के अराउंड, और ये क्या करते हैं कि जो इम्पल्सेस पास हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जा रहे हैं वो जल्दी पास हो, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, हमें तुरंत एक्ट करना है हमारी बॉडी को। ओके, तो ये माइलिन शीथ क्या करते हैं, फास्ट कंडक्शन करवाते हैं इम्पल्सेस का। फिर आता है क्या, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, इसको हम नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, यहाँ क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ओके, और यहाँ से डेंड्राइट्स, यहाँ से दूसरा नर्व सेल स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, दूसरा नर्व सेल्स का डेंड्राइट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो दो न्यूरॉन्स का जंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। उसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। उसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। अब साइनैप्स में जो है एक्सॉन टर्मिनल से इम्पल्सेस कहाँ आएंगे, साइनैप्स में आएंगे, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है उधर। ओके, तो एक्सॉन के इम्पल्सेस के साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स होते हैं वो भी रिलीज होते हैं कहाँ पे, साइनैप्स में। तो यहाँ पे साइनैप्स में ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकल इम्पल्सेस में। कहाँ पे, साइनैप्स में। ओके, फिर ये केमिकल इम्पल्सेस कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, और ये केमिकल इम्पल्सेस वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। बस इतना ही आपको याद रखना है। ओके, साइनैप्स है, दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन है, वहाँ पे वैसे थ्रू आउट द नर्व सेल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास होते हैं, बट साइनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रिलीज होते हैं। एक्सॉन टर्मिनल में ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही साइनैप्स में इम्पल्सेस आते हैं साथ में न्यूरोट्रांसमीटर्स भी आ जाते हैं, वो इम्पल्सेस को केमिकल बना देते हैं। फिर केमिकल इम्पल्सेस को कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं वापस दूसरे न्यूरॉन के, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं और वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। तो ऐसे न्यूरॉन्स जो नर्व सेल्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं और ऐसे इम्पल्सेस का ट्रांसफर होता है और कहाँ जाता है, ब्रेन में, ब्रेन से फिर वो आता है पर्टिकुलर ऑर्गन तक। तो ये बात होगी किसकी, नर्वस टिश्यू की। ये गलत लिखा है, यहाँ पे नर्वस टिश्यू है। तो ये जो है यहाँ पे हमारा टिश्यूज का वन शॉट वीडियो होता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। ऐसी और वीडियोस के लिए आज ही स्टेप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जेईई, नीट, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।